वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना थर्ड एलिमेंट डायरेक्टिंग का, जो कि है लीडरशिप की फीचर्स क्या होते हैं लीडरशिप के और कितने तरीके के हमारे लीडरशिप स्टाइल्स है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी आपके लास्ट एलिमेंट कम्युनिकेशन पे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म, फिर हम रिवीजन और केस स्टडीज के आगे बढ़ेंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लीडरशिप का मतलब क्या हुआ? अगर मैं बेसिक लैंग्वेज में बोलूं, लीडरशिप का मतलब होता है कि एक आपका मेन लीडर होता है। जैसे कि अगर हम बोले डांडी मार्च थे, इतने सारे मूवमेंट्स थे जो गांधी जी ने एक्चुअली ऑर्गेनाइज किए थे, तो उसमें लीडर कौन थे? गांधी जी। और बाकी जो लोग उन पे बिलीव करते थे वो सारे उनके फॉलोअर्स थे। तो बेसिकली लीडरशिप भी यहाँ पे यही है कि एक बंदा जो बाकी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू या बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी ना किसी रीजन से, या लोग उसको फॉलो करते बिकॉज दे ट्रस्ट इन देम और बिकॉज दे एक्चुअली एडमायर देम, जो भी रीजन हो, तो वो उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं। जैसे कि सपोज मान लो आपके एक्टर्स हैं, आपके एक्ट्रेसेस हैं, जिनको हम लोग काफी लोग पसंद करते हैं और काफी लोग ब्लाइंडली उनको फॉलो करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके माइंड से जो है कहीं ना कहीं उनको या तो एडमायर करते हैं या दे आर लाइक उनके ऊपर क्रश एंड ऑल, जो मर्जी कह लो। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम एक्चुअली किसी ना किसी बंदे को फॉलो करते हैं। तो जिसको हम फॉलो करते हैं वो हमारा लीडर होता है, बाकी सारे फॉलोअर्स होते हैं। मेन पॉइंट ये। तो अब वो लीडरशिप का मतलब क्या हुआ? एक्चुअली वो लीडर और वो फॉलोअर वो बने कैसे, हमने डिफाइन कैसे किया, हम ये देखते हैं। लीडरशिप का मतलब होता है एक ऐसा आर्ट जो इन्फ्लुएंस करता है लोगों के बिहेवियर को, जिससे कि वो खुद ब खुद उनके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। मतलब एन आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल सो दैट दे स्ट्राइव विलिंगली। और अगर हम बिजनेस लैंग्वेज में बोले तो बेसिकली वो लीडरशिप क्यों होती है? जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव कर पाए। तो क्या हुआ? लीडरशिप इट इज द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ people so that they strive willingly and enthusiastically to achieve common objectives of organization। एक बार देखते हैं। आर्ट मेन कीवर्ड है। किस चीज का? इन्फ्लुएंस करने का। किस चीज को इन्फ्लुएंस करने को? बिहेवियर को। किसके? लोगों के। तो ये हमारे चार कीवर्ड्स हैं लीडरशिप को लेके। An art of influencing the behavior of people so that they strive willingly and enthusiastically towards the achievement of organizational goals। मेन मोटिव क्या है हमारा? गोल्स को अचीव करने को। अब जो एलिमेंट्स आए वो इसलिए ही आए कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर पाए। चलो एक बार फीचर्स देख लेते हैं लीडरशिप के। डेफिनेशन से ही सारे फीचर्स बन जाएंगे। पहला, पता चले इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को, दैट मीन्स इट हैज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। सेकेंड, इट ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स। अब जब आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो किसी इंसान को, ऑटोमेटिकली उसके बिहेवियर में चेंज आएगा ही आएगा। थर्ड, इट इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स। आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो लीडर्स एंड फॉलोअर्स की बजाय कौन होंगे? सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स। अब आप लोग कह सकते हो कि मैम डिफरेंट सुपीरियर्स भी हो सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि लीडरशिप होने के लिए आपके बीच में एक बेसिक जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए। अब वो जो कॉमन फैक्टर है, जरूरी नहीं है वो कॉमन फैक्टर सारे सुपीरियर्स के बीच में हो या फिर सारे सबऑर्डिनेट्स के बीच में, लेकिन एक सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं। फिर फोर्थ है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब हमें पता है कि मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, तो हमने मान लिया कि उसके फंक्शंस का भी कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा ऑब्वियसली। अब अगर उसके फंक्शंस का होगा तो उनके अंदर जो एलिमेंट्स है उनके अंदर ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। फिर इट इज एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम लीडरशिप रख क्यों रहे हैं? जिससे कि हम गोल्स को अचीव कर पाए। तो यही हमारे फीचर्स ऑफ लीडरशिप थे। अब देखते हैं लीडरशिप स्टाइल्स कितने तरीके के होते हैं, यानी कि कौन कौन से तरीके के लीडरशिप हम फॉलो कर सकते हैं और कब फॉलो नहीं करेंगे।
पहला लीडरशिप स्टाइल है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब होता है एक अकलौता बंदा जिसके पास सारी पावर्स है और बाकी जितने लोग हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। मान लो ये आपका सुपीरियर है ए, इसके पास सारी पावर्स है, ये सिर्फ अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्ट करेगा कि हाँ तुम्हें ये काम करना है। ये है आपका ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। चलो देखते हैं। मतलब बॉस सेंटर्ड, यानी कि सारे पावर्स किसके पास है, बॉस के पास। या फिर आई स्टाइल लीडरशिप। इन चीजों को काफी अच्छे से देखना, क्योंकि जब डिफ्रेंसिएशन पढ़ोगे आप ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक और जो आपका फ्री रेंज लीडरशिप है, 3 तरीके के लीडरशिप्स होते हैं, तो इन तीनों में आई यू वी तो पता होना चाहिए कि आई स्टाइल किसका है, यू स्टाइल किसका है, वी स्टाइल किसका है, तो पता होना चाहिए। इसलिए ध्यान से देखना। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब होता है कि सारे पावर्स आपके इकलौते बंदे के पास है, जैसे कि हिटलर था, डिक्टेटरशिप जिसको कहते हैं। सारे पावर्स एक पर्सन के पास है, बाकी सब उसको बस फॉलो करेंगे। तो क्या पॉइंट्स है हमारे? पहला, अ लीडर हैज ऑल द पावर्स which is centralized in one hand. That's it. That's why it is known as one-way communication from superior to subordinate. फिर है subordinate has to follow his orders as they do not have the freedom to influence his decision. They do not have the freedom to think. They do not have the freedom to make a policy or make any suggestions. उनके पास किसी चीज का फ्रीडम नहीं होता, उनको बस इसके ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं, दैट्स इट। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्लानिंग के टाइम पे कि प्लानिंग जब हम करते हैं तो हम लोग ऑर्डर्स आ जाते हैं सेंट्रलाइजेशन आपके टॉप मैनेजमेंट से, आप उसको जस्ट फॉलो करते हैं। तो जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनकी अपनी क्रिएटिविटी, उनके अपने इनिशिएटिव, जो उनके माइंड में थॉट्स आइडियाज चल रहे होते हैं, वो सब हट जाते हैं। आप वही सेम लाइन पे सोचने लग जाते हो। तो वही चीज यहाँ पे होती है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में। तो इट इज लाइक बॉसिंग पीपल अराउंड, यानी कि इसको फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोचते हो, ये सिर्फ फैसला देता है। लाइक हिटलर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का, आपका हिटलर। ठीक है, उसके बाद एडवांटेजेस क्या होते हैं? ऑब्वियसली एक बंदे ने सोचना, एक बंदे ने डिसीजन दे दिया, बात खत्म, क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाता है। दूसरा, हायर प्रोडक्टिविटी। हाई प्रोडक्टिविटी इसलिए होती है क्योंकि हाई स्पीड होती है, और हाई स्पीड किस लिए आती है? आपके क्विक डिसीजन मेकिंग से। फिर है हाई सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन। ये मत समझना कि ये एडवांटेज आपके सबऑर्डिनेट्स के लिए, नहीं। हाई सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन आपके सुपीरियर को मिलती है जो एक्चुअली डिक्टेट कर रहे हैं अपनी शर्तों पे। ही इज फीलिंग लाइक अ बॉस, उसको सब कुछ करना है, अपनी मर्जी से करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या सोच रहे हो, क्या आपके सजेशन है, क्या आपका व्यू पॉइंट है, कुछ नहीं। उसने ऑर्डर दे दिया, दैट्स फाइन। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? अब ये सारी चीजें जो है ये आपके सबऑर्डिनेट्स फील करते हैं। फ्रस्ट्रेशन होती है, वो अपने लीडर को पसंद नहीं करते क्योंकि उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता, उनके मोरल और उनकी क्रिएटिविटी रिड्यूस होती जाती है और आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ऑब्वियसली होंगे। फिर एप्लीकेबल कहाँ होती है ऐसी तरीके की लीडरशिप? वहां पे जहाँ पे मिलिट्री रूलिंग हो कंट्री, मोस्टली इराक, ईरान, अफगानिस्तान, इन कंट्रीज में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप चलती है। फिर उसके बाद वहां जहाँ पे बहुत कम टाइम बचा हो डिसीजन लेने के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, तब हम ये लीडरशिप स्टाइल फॉलो करते हैं। एक बार देख लेते हैं वो लीडरशिप स्टाइल जिसकी सारी पावर्स एक इकलौते बंदे के हाथ में और वो आपको बाकी सबको ऑर्डर्स देता है, दैट्स नोन एज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। बॉस सेंटर्ड और आई स्टाइल लीडरशिप। समझ आ गया? अब नेक्स्ट देखते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसको कब हम एप्लीकेबल करेंगे और कब हम एप्लीकेबल नहीं करेंगे। इसमें नॉन एप्लीकेबिलिटी मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि ये स्पेसिफाई किया कि सिर्फ मिलिट्री रूलिंग कंट्री में ही लगता है मोस्टली, और तब लगेगा जहां पे बहुत कम टाइम बचा डिसीजन लेने का। अगर डिसीजन लेने के लिए आपके पास टाइम है तो आप ये लीडरशिप फॉलो नहीं करोगे, इसीलिए मैंने इसमें नॉन एप्लीकेबिलिटी नहीं दी। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल देखते हैं, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। यानी कि अगर हम बात करें बेसिक लैंग्वेज में तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री हमें पता है, तो हमें इंडिया में हर चीज चूज करने का राइट है। हम अपना रिलीजन, हम अपनी बात, अपने राइट्स, हर चीज रख सकते हैं, वी हैव द फ्रीडम। तो वही चीज यहाँ पे भी है,
लीडरशिप में आपके सबऑर्डिनेट्स के पास राइट होता है कि वो अपने सजेशंस, अपना व्यू पॉइंट दे पाए मीटिंग्स में। तो ग्रुप सेंटर्ड और वी स्टाइल लीडरशिप हम इसको कहते हैं। बेसिकली इसका मतलब है, मान लो ए आपका सुपीरियर है और ये आपके सारे सबऑर्डिनेट्स है, तो अब ये इसको रिपोर्ट भी करेंगे और जो ये ऑर्डर्स देगा उसको भी फॉलो करेंगे, लेकिन अपने सजेशंस भी देंगे। इसीलिए हम इसको टू वे कम्युनिकेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एरो दोनों तरफ है। इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन, यानी कि सुपीरियर अपनी बात बोलता है लेकिन सबऑर्डिनेट भी अपनी बात सुपीरियर के आगे रख सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे ऑर्डर्स जो दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस जो दिए जाते हैं, वो ग्रुप को कंसल्ट करने के बाद देते हैं। पॉलिसी भी तभी फॉर्म होती है जब वो ग्रुप ने एक्चुअली उसको हाँ बोल दिया, यानी कि प्रोज एंड कॉन्स हर तरीके से देखे जाते हैं। सिर्फ एक पर्सन की थिंकिंग पे डिसीजंस नहीं लिए जाते। बेसिक डिफरेंस ये। ऑटोक्रेटिक में क्या था कि एक बंदे ने बोल दिया डिसीजन फाइनल, यहाँ पे हर कोई अपना अपना पॉइंट रखता है, जो बेस्ट बोलता है उसी का डिसीजन माना जाता है। फिर है डिसीजन ऑफ पार्टिसिपेशन टेक्स प्लेस अमंग द सुपीरियर्स एंड द सबऑर्डिनेट। अब एडवांटेजेस क्या हुआ? एक्चुअली मोरल इंक्रीज होता है, सबऑर्डिनेट्स एनकरेज होते हैं, चाहते हैं कि हम और ज्यादा अच्छी स्किल और नॉलेज गेन करें, ज्यादा से ज्यादा अच्छे आइडियाज दे पाए। उसके बाद म्यूचुअल बेनिफिट होता है सुपीरियर को भी और सबऑर्डिनेट को भी। जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलती है, आपको सिर्फ बैठकर काम नहीं करना है, किसी के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करने, आप अपना व्यू पॉइंट भी दे सकते हो। दैट्स द जॉब सेटिस्फैक्शन। अब डिसएडवांटेज क्या है? ऑब्वियसली जब आप 4 बंदों से कंसल्ट कर रहे हो और सिर्फ एक जगह एक बंदे ने डिसीजन लेना है, तो अल्टीमेटली टाइम कंज्यूमिंग होगा। दूसरा, सबऑर्डिनेट्स को क्या लगता है कि हर बार हमको कंसल्ट किया जाएगा हर एक चीज पे, और जब उनको कंसल्ट नहीं किया जाता तो वो फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, जो कि गलत बात है। तो वही डिसएडवांटेज है कि उनके अंदर ये हैबिट नहीं आनी चाहिए कि आपको हर वक्त हम कंसल्ट करेंगे। जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि टाइम लिमिट ना हो इतनी, या हमारे पास टाइम ही ना हो कि हम कंसल्ट कर सके हर किसी को। तो वही डिसएडवांटेज है और वही हमारा नॉन एप्लीकेबिलिटी का भी पार्ट होगा। अब एप्लीकेबिलिटी देखते हैं, जहाँ पे ग्रुप मेंबर्स स्किल्ड हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, थिंकिंग पावर होनी चाहिए कि वो डिसीजन ले पाए, उनके अंदर इतने स्किल्स, इतने टैलेंटेड वो होने चाहिए। दूसरा, जहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम है, आप एक प्लान ड्राफ्ट कर सको, उसके बाद सिलेक्ट कर सको कौन सा बेस्ट प्लान है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉन एप्लीकेबिलिटी, जहाँ पे रोल्स क्लियर नहीं है कि कौन किसका बॉस है, कौन यहाँ पे सबऑर्डिनेट है, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग वाला कि सबऑर्डिनेट और सुपीरियर का रिलेशनशिप क्लियर नहीं है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका क्लियर नहीं है। फिर टाइम इज फॉर द एसेंस, यानी कि बहुत कम टाइम है डिसीजन लेने के लिए। तो ये था हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप या फिर ग्रुप सेंटर्ड और वी स्टाइल लीडरशिप। अब देख लेते हैं फ्री रेंज लीडरशिप में क्या होता है। तो हमारी लास्ट लीडरशिप स्टाइल है फ्री रेंज लीडरशिप। इसका मतलब होता है सबऑर्डिनेट सेंटर्ड, यानी कि यहाँ पे बॉस कौन है, सबऑर्डिनेट पावर्स में है, या फिर यू स्टाइल लीडरशिप कहेंगे, यानी कि सारा काम तुमको करना है। मान लो ये आपका सुपीरियर है, ये आपके बी, सी, डी और ई आपके सबऑर्डिनेट्स है, तो ये सारा काम ये आपस में मिलके कर रहे हैं, यानी कि इनके बीच टू वे कम्युनिकेशन है, लेकिन लीडर से इनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। लीडर ने इनको बोल दिया कि भाई मेरे को ये काम इस टाइम पर चाहिए, दैट्स इट, तुम जैसे कर लो तुम्हारी मर्जी, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बोलना, बाकी सारा काम तुम्हें खुद करना है अपने हिसाब से, यानी कि अपनी एक्सपर्टाइज पे। समझ में आया? इसका मतलब है कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स। फिर उसके बाद है कि सबऑर्डिनेट को पूरा का पूरा फ्रीडम दे दिया जाता है काम करने का। थर्ड है, ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि सबऑर्डिनेट्स कैसे अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं, और वो अचीव टाइम पे तो कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लीडर का कोई हाथ नहीं होता। एडवांटेजेस क्या है? जॉब सेटिस्फैक्शन, ऑब्वियसली आपको बॉस बना दिया जाए कि आप अपना काम अपने हिसाब से करोगे, तो ऑब्वियसली बात है आप सेटिस्फाई फील करोगे कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूं। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको उसके लिए रिवार्ड भी दिया जाएगा। फिर है इंक्रीज ऑफ मोरल,
जब जॉब सेटिस्फैक्शन है, अपने काम से खुश हो, आपको कहीं ना कहीं आपका मोरल भी इंक्रीज होगा, आपकी क्रिएटिविटी भी इंक्रीज होगा, आप ज्यादा से ज्यादा इनिशिएटिव भी लोगे। उसके बाद है हाई स्कोप होता है डेवलपमेंट का। किसके डेवलपमेंट का? एम्प्लॉइज के डेवलपमेंट का। फिर है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि एम्प्लॉइज के अंदर जितनी पोटेंशियल है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो अपने हिसाब से काम करें। डिसएडवांटेजेस कि कोई गाइडेंस और सपोर्ट नहीं मिलता है लीडर से। लीडर क्या करता है, सिर्फ कॉन्टैक्ट लाके दे देता है कि भाई तुम्हें ये काम करना है, इन इंसान की तुम्हें जरूरत पड़ सकती है, ये चीजें तुम्हें जरूरत पड़ सकती है, ये लो इन्फॉर्मेशन दे दिया, काम तुम अपनी मर्जी से कर लो। फिर है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, जरूरी नहीं है कि आपस में कोऑर्डिनेट कर पाए, और अगर वो नहीं कर पाएंगे तो उनका प्रोजेक्ट फेल भी हो सकता है। फिर है इग्नोरेंस ऑफ लीडर। ऑब्वियसली लीडर उनको टाइम टू टाइम हर चीज में फीडबैक नहीं दे सकता ना, वो और काम कर रहा है, वो फ्री तो है नहीं, इसीलिए उनकी इग्नोरेंस की वजह से भी काफी डैमेज हो जाता है। अब एप्लीकेबिलिटी कहाँ होगी? जहां पे सबऑर्डिनेट्स, फॉलोअर्स लिख लो या सबऑर्डिनेट्स लिख लो, तुम्हारी मर्जी। सबऑर्डिनेट्स हाईली स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड, एजुकेटेड और ट्रस्टवर्दी होंगे। मतलब 4 चीजें सबऑर्डिनेट्स में होनी जरूरी है। क्या? हाईली स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड, एजुकेटेड एंड ट्रस्टवर्दी। और फिर उसके बाद क्या है? एक्सपर्ट्स और स्पेशलाइजेशंस यहाँ पे यूज होते हैं, तभी हम ये लीडरशिप अप्लाई कर पाते हैं। हम किसी अनाड़ी को नहीं दे सकते कि भाई तुम ये काम कर लो अपने हिसाब से, नहीं। कोई काम एक्चुअली उस बंदे के अंदर टैलेंट होगा तभी हम ये लीडरशिप फॉलो कर पाएंगे। अब नॉन एप्लीकेबिलिटी कब है? जब फॉलोअर्स इनसिक्योर फील करें कि हाँ यार लीडर नहीं है तो काम नहीं हो पाएगा। जैसे कि मान लो आपको कोई काम दे दिया जाए, आपको कोई गाइडेंस नहीं दे रहा, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आप काम शुरू कहां से करो, आप जब फर्स्ट स्टेप पे ही डर रहे हो तो आप काम कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, तो फिर ऐसे टाइम पे तो हम ये लीडरशिप फॉलो ही नहीं कर सकते। फिर दूसरा है लीडर कैन नॉट प्रोवाइड रेगुलर फीडबैक। अगर लीडर फीडबैक प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है आपको टाइम टू टाइम, तो आपको ये लीडरशिप फॉलो नहीं करनी चाहिए। तो ये थे हमारे 3 तरीके की लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री रे। अब आपको क्या करना है, इनके बीच का डेफिनेशन आपने समझी है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी, हर तरीके से आपने लीडरशिप समझ ली। अब आपको क्या करना है, अब आपको डिफ्रेंसिएशन खुद लिखना है इन तीनों का। जब मैं रिवीजन लूंगी इस चैप्टर का, तब मैं आपको इसका डिफ्रेंसिएशन समझा दूंगी, क्योंकि मैं डिस्कस ही इसको डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में करूंगी उससे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thanks for watching. Do subscribe and like, share the video as much as you can. Thank you.